हेलो, नमस्कार। मेरा नाम रोशन कुमार सिंह है। आज हम आपको रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। 1 साल पूरे हो गए हैं रूस और यूक्रेन को युद्ध होते हुए, लेकिन आज भी रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जो धीरे-धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है और इसके खत्म होने का प्रतीत नहीं हो रहा है। और आज से साल भर पहले 27 फरवरी 2022 को रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। और तब लग रहा था कि ये युद्ध मात्र 1 महीने या 2 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा और रसिया इस युद्ध को जीत जाएगा। पर आज के समय में जो हमें प्रतीत हो रहा है, उससे तो ये प्रतीत होता रहा है कि फिलहाल ये 1 साल, 2 साल तो और युद्ध खत्म होने वाले तो नहीं हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों नहीं खत्म हो रहा है? रसिया के सामने यूक्रेन इतनी देर तक या 1 साल तक क्यों खड़ा रहा? डट के मुकाबला क्यों करता रहा? इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही विश्व के परिदृश्य में या भारत के परिदृश्य में इसका क्या प्रभाव पड़ा और विश्व की राजनीतिक स्थिति और जियोपॉलिटिक्स स्थिति में क्या परिवर्तन आए और किस तरह से दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और खाद्य संकट, ऊर्जा संकट, इन सब चीज़ों में आतंकवाद के भी थोड़ा बहुत रिलेट करके हम बातें को चर्चा को आगे रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम थोड़ा-सा इतिहास में जाते हैं। इतिहास रसिया से पहले, रसिया का जो जन्म हुआ 1991 में हुआ है। यूएसएसआर के विघटन या सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ विघटित होकर 14 देशों में बँट गया, 13 से 14 देशों में बँट गया। उसमें सबसे बड़ा देश रसिया, रूस जिसे आज हम बोलते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन था। आज के समय में इन्हीं दोनों देशों के बीच में यह युद्ध चल रहा है। हम माने या ना माने, ये देश दोनों वैसे ही हैं जैसे भारत और पाकिस्तान। दोनों देश में धर्म वही एक है, लोग वही है, नस्ल भी एक ही समान है। पर ये युद्ध हो क्यों रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण हम सोवियत संघ के टाइम जाते हैं, विघटन के समय। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो गोरबाचोव नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया और सोवियत संघ को खत्म करने का रीजन भी या खत्म करने वाले गोरबाचोव थे और जो बाद में जाकर अमेरिका में बस गए। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उससे जो देश अलग हुए, अमेरिका ने नाटो की सहायता से धीरे-धीरे यूएसएसआर से अलग हुए देशों को नाटो में मिलाता चला गया और रसिया को या रूस को अपने लिए नाटो थ्रेट मानकर रखता गया। और इसी प्रकार धीरे-धीरे चलते-चलते आज फिर यूक्रेन अपने नाटो ने अपने विस्तारवादी नीतियों को आज के समय में भी 21वीं सदी में भी लागू रखते हुए भी उसने यूक्रेन को भी नाटो में मिलाने का प्रयास किया, जिसको देखते हुए रसिया ने इसका विरोध किया और पुतिन इसके विरोध में एग्रेसिव होकर खड़े हो गए। इन सब परिदृश्यों के बीच एक मेन परिवर्तन हुआ। जेलेंस्की जेलेंस्की ने इस पूरी राजनीतिक परिदृश्य को ही बदल दिया। वो यूएसएसआर नाटो में शामिल होने पर अड़े रह गए और अमेरिका ने इसका फ़ायदा उठाया और उसको शामिल या प्रोवोक करने का काम किया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही रसिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया और ये युद्ध जैसे लग रहा था कि 1 महीने में समाप्त हो जाएगा, पर फिलहाल तो ये खत्म होता नहीं दिख रहा है। इसके पीछे का जो मेन रीज़न था वो है नाटो और अमेरिका का यूक्रेन को सपोर्ट, हथियार से सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, पैसों से सपोर्ट और पॉलिटिकली सपोर्ट। इस सपोर्ट के कारण एक तरह से माने तो नाटो इसमें इनडायरेक्टली युद्ध कर ही रहा है यूएसएसआर रसिया से, और यूक्रेन एक कठपुतली की तरह यूज हो रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? वो है यूक्रेन का। यूक्रेन के वहाँ इलीट लोगों का नुकसान ना होकर वहाँ की आम जनता का इसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आम जनता आज पलायन कर रहे हैं, मर रहे हैं सैनिक, लेकिन वहाँ इलीट लोग, सत्ताधारी लोग आराम से ज़िंदगी। मेन जो नुकसान उठा रहा है वो वहाँ की आम जनता।
और इस युद्ध के पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, नाटो का विस्तार। नाटो की विस्तारवादी ही नीति इस युद्ध को बढ़ावा दे रही है। हम आगे अपनी बातों को चर्चा करते करते हैं कि नाटो में ऐसा क्या है कि रसिया इतना एग्रेसिव हो गया। नाटो एक देश है, एक संगठन है जिसमें सभी देश, एक सैन्यकरण संगठन है जिसमें जो भी सभी देश इसमें होते हैं, अगर उस देश पर कोई भी देश हमला करता है तो वो एक देश पर नहीं, उन सभी नाटो के देशों पर हमला माना जाएगा। अगर एक बार कोई नाटो में सम्मिलित हो गया तो उस पर कोई हमला करेगा तो सारे नाटो के देश मिलकर उस देश पर हमला कर देंगे। इसलिए रसिया अकेले पूरे नाटो से तो नहीं लड़ सकता और नाटो रसिया के लिए एक थ्रेट बना हुआ है 1991 के बाद से, यूएसएसआर के विघटन के बाद से। अब इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए युद्ध की शुरुआत हुई और ये युद्ध बढ़ता चला जा रहा है और शुरुआत में रसिया ने विजय भी प्राप्त की। लगभग 35 से 40% हिस्से को रसिया ने कैप्चर कर लिया यूक्रेन को। फिर यूक्रेन को नाटो का सपोर्ट, हथियार मिला। फिर यूएसएसआर और रसिया और यूक्रेन में युद्ध बढ़ता चला गया और इन सब युद्ध के परिप्रेक्ष्य में एक भयानक भयावह स्थिति पैदा हो गई। वो है एटॉमिक पावर या परमाणु युद्ध की, जिससे आज पूरा विश्व दहशत में है और पूरे विश्व में एक सैन्यीकरण की व्यवस्था चालू हो गई है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुई थी शुरुआत। इन सब बातों को हम ध्यान में रखते एक चीज पर और चर्चा करना चाहेंगे, वो है चर्चा क्या है, रसिया। रसिया पर यूएसएसआर के विघटन के बाद, यूएसएसआर का विघटन के बाद रसिया ही एक तरह से यूएसएसआर का प्रतीकात्मक देश बन गया या उसका प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया, क्योंकि मॉस्को यूएसएसआर का मेन जगह था। और इन सब चीज़ों को, बातों को ध्यान में रखते हुए युद्ध की शुरुआत के समय ही यूरोपीय यूनियन, नाटो देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए, जिसके कारण से रसिया पर प्रतिबंध लगने से रसिया की स्थिति या आर्थिक स्थिति को डामाडोल होने या कम होने की आंका गया। लेकिन इसका उल्टा प्रभाव नाटो और यूरोपीय देशों पर पड़ा। इसका प्रभाव ये पड़ा कि आज के समय में पूरे विश्व में खाद्य संकट, जो सबसे बड़ी संकट है, और ऊर्जा संकट पैदा हो चुका है। और सबसे जो गेहूं का दाम, इसी बात से जिस गेहूं का दाम अगले साल भारत में 26 रुपये केजी था, आज के समय में वो 32 से 42 रुपये केजी है। और अफ्रीकी देश, मिस्र जैसे देश आज भूखे मर रहे हैं। यूरोप में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है। और इसमें सिर्फ फ़ायदा किसका हो रहा है? अमेरिकी हथियार बनाने वाली कंपनियों का और साथ ही तेल कंपनियों का या पेट्रोलियम कंपनियों का, जो अमेरिकी पेट्रोलों को यूरोप में खूब बड़ी मात्रा में निर्यात किए। और इन सब से अमेरिका में भी महंगाई बढ़ गई और यूरोप में भी महंगाई बढ़ गई, ऊर्जा संकट भी हो गया। हम खाद्य संकट की बात इस स्तर तक कर सकते हैं कि आज के समय में यूरोप और इंग्लैंड में बात करें, हाल ही में न्यूज़ था 3-4 दिन पहले कि इंग्लैंड में टमाटर एक व्यक्ति को 2 मिल रहे हैं, गिन के टमाटर मिल रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि यूरोप और अमेरिका, या क्या यूरोप बोल सकते हैं, इंग्लैंड में बोल सकते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। और वो फार्म हाउस चलते किससे? एनर्जी से। वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? डीजल से, कोयला से, बिजली से, गैस से, मेनली गैस से, जो रसिया से आता था। अब रसिया से ना, प्रतिबंध के कारण रसिया से आपूर्ति न होने के कारण वहाँ खाद्य संकट पैदा हो चुका है, फसलें उगाई नहीं जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, खाद्य संकट मेन बहुत एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ चला जा रहा है। इन सब बातों को हम ध्यान में रखें तो अभी हाल में ही बाइडेन यूक्रेन गए थे। और जेलेंस्की से वार्तालाप किए, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई और इस हिसाब से लगता है कि युद्ध और बढ़ेगा। जैसे युद्ध में यूक्रेन कमज़ोर होता है,
नाटो और अमेरिका उसको हथियार और पैसों से मदद करते हैं और फिर वो युद्ध में चला है। एक तरह से यूक्रेन को कठपुतली की तरह यूज किया जा रहा है रसिया के खिलाफ, जिसका अधिकतम नुकसान जन धन और हर एक तरीके से कुछ कोई उठा रहा है तो वो यूक्रेनी जनता। और ये युद्ध अब लंबा ही खिंचता चला जा रहा है। हमें तो ये प्रतीत हो रहा है कि ये थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत अघोषित रूप से हो चुकी है, जो 2024 के बाद हमें शायद थर्ड वर्ल्ड या 2023 के समाप्त होते होते या 2024 के शुरुआत में ये थर्ड वर्ल्ड वार 3 का रूप ले ले, जिस तरह से वैश्विक स्थिति बनती चली जा रही है। और इन सब में किसको क्या नुकसान हुआ है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो आज के समय में यूएस को हो गया। यूएस में महंगाई बढ़ती जा रही है और यूएस के लोग परेशान हैं, क्या ही बात करें। और यूएस की एक जो मौद्रिक दादागिरी थी विश्व की राजनीति में, वो भी गिरती चली जा रही है। उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो क्या है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। यूएस पूरे विश्व में डॉलर में ही व्यापार किया जाता है, या डॉलर को एक वैश्विक मुद्रा के रूप में देखा जाता है या माना जाता है या मान्यता प्राप्त है। और इस प्रतिबंध के कारण से रसिया से लोग व्यापार नहीं कर पा रहे थे, तो उसके अल्टरनेटिव लोगों ने खोजा। और अल्टरनेटिव में लोगों ने क्या निकाला, लोग पुरानी पद्धति से व्यापार करना शुरू किए। जैसे भारत ने रुपए में या रशियन की मुद्रा में एक दूसरे की मुद्रा में व्यापार करने का प्रयास शुरू किया, और इसको हम डी डॉलराइजेशन भी कह सकते हैं। मतलब डॉलर को चुनौती मिली, लेकिन पूरी तरीके से तो वैश्विक स्तर पर नहीं मिली, लेकिन हाँ, अमेरिका को चुनौती तो मिली वित्तीय स्तर पर, इसमें कोई दो शक नहीं है। और आने वाले समय में भारत और रसिया भी अपने व्यापार को रुपए में या अपनी लोकल मुद्रा में करने वाले हैं। ऐसे तमाम न्यूज या सामने आ रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रसिया से भी। अब इन सब चीज़ों के बाद अब भारतीय विश्व की वैश्विक राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ गिरने से दुनिया में सोवियत संघ के गिर जाने से जिस प्रकार दुनिया यूनिपोलर हो चुकी थी, पूरी शक्ति का केंद्रीकरण, वैश्विक शक्ति का राजनीतिक केंद्रीकरण केवल अमेरिका के पास था। अमेरिका उसका प्रबुद्धशाली देश बन गया था। अमेरिका की पूरे वैश्विक स्तर पर दादागिरी चलती थी। आज के समय में वो दादागिरी ढलती हुई या गिरती हुई दिखाई पड़ रही है, और उसकी धौस कम होती चली जा रही है पूरे विश्व बिरादरी में। और इसका उदाहरण हम आप इस तरीके से समझा सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस प्रकार से इस युद्ध के शुरुआत से ही स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रख रहे हैं या अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं, इससे यह प्रतीत हो रहा है कि विश्व की राजनीतिक परिस्थिति बदलने की शुरुआत तो हो चुकी है। आने वाले समय में इसका रूप दिखेगा, और इसमें दिखेगा क्या, धीरे धीरे आने वाले समय में अमेरिका की जो सुपरमेसी ढीली पड़ती चली जाएगी, और नाटो की जो एक सैन्य की दबदबा वाली नीति है वो भी कमजोर पड़ेगी। अगर इस युद्ध के पश्चात विश्व में 3-4 महाशक्तियां उभरेंगी जो रीजनल लेवल पर होंगी। भारत, चाइना, रसिया, ये तीन एक रीजनल पावर के रूप में उभरेंगी पूरे विश्व में, और जो अमेरिका को आने वाले समय में चुनौती देंगी। और इससे एक बात तो साबित होता है कि आने वाला समय मल्टीपोलर होने वाला है। कुछ देश चाइना के साथ जाएंगे, कुछ भारत के साथ जाएंगे। अब भारत चाइना के साथ जाता है कि नहीं जाता है, रसिया के साथ जाता है कि अमेरिका के साथ जाता है, कि भारत गुट निरपेक्ष वाली नीति का पालन करते हुए स्वतंत्र रूप से अपनी नीतियों को आगे बढ़ाता है, ये सब देखने का या भविष्य का विषय है। लेकिन एक बात तो, इन सब बातों का एक निचोड़ जो हाँ तक हमें लगता है वो सबसे अच्छा है कि भारत फिलहाल आने वाले समय में अपनी स्वतंत्र नीति को ही चलाए तो अच्छा प्रतीत होता है भारत और भारतीयों के लिए। क्योंकि अगर हम रसिया के साथ जाएंगे, चाइना के साथ जाएंगे, तो हम यूरोपीय और अमेरिका से कट जाएंगे। अगर हम
अमेरिका और यूरोप के साथ जाएंगे तो चाइना और रसिया से हम अलग हो जाएंगे। तो ये बीच हमारे लिए अजीब सी स्थिति बन गई है। हमें एक बीच का रास्ता है, स्वतंत्र नीति या बैलेंस फॉर्म करके, जैसे हम आज़ादी के बाद से चलते आ रहे हैं उसी प्रकार से हमें कंटिन्यू करना चाहिए और हमें अपनी आर्थिक स्थिति, सैन्य स्थिति, राजनीतिक स्थिति को बढ़ाना चाहिए। और क्या ही इन सब चीज़ों से यही एक बात जो सामने निकल कर आती है कि आने वाला समय शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ चुका है। अब इसमें भारत का क्या योगदान है आने वाले समय में, ये देखने की बात है। इसी बातों से अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद।